नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने संविधान सभा के उद्घाटन यानी कि संविधान सभा की बैठकों का अध्ययन किया था, जहां पर हमने बात करी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिस पर लगभग 8 दिन तक विचार विमर्श किया गया। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति बन गई। तो आज की जो क्लास है इसमें हम उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे, साथ ही साथ उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत एक हमारी महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। उसमें कौन मेंबर थे, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनने किस तरीके की रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत करी, उस पर क्या विचार विमर्श हुए, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो संविधान की प्रमुख समितियां, और जिसमें से सबसे प्रमुख समिति जो है वो प्रारूप समिति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ये बोला कि नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। 8 दिन इस पर विचार हुआ और 22 दिसंबर 1946 को इस पर क्या बनी? सहमति बनी। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में समझ चुके थे। अब यहाँ पर एक डेट महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि इसे क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई, प्रदान की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक विचार विमर्श किया गया। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति बन गई और अगले ही महीने यानी कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लगभग सब सिमिलर भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की पहली बैठक में। कितने दिन विचार हुआ? 8 दिन। अब यहां पर देखिए सहमति कब बनी? तो 22 दिसंबर 1946 को इस पर क्या बनी है? सहमति बनी है। और इसे स्वीकार कब किया गया है? तो 22 जनवरी 1947 को। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या था। तो इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। तो इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, जो कि प्रांतों और देशी राज्यों से मिलकर बनेगा। इनका एक संघ होगा। साथ ही साथ बोला गया कि जो भारत संघ है और भारत संघ के साथ साथ जो राज्य होंगे, राज्य में जो हमारा संविधान होगा, संविधान की जो शक्ति का मूल स्रोत होगा वो कौन होगी? जनता होगी। यानी इसमें जनता को सर्वोपरि माना गया। साथ ही साथ बोला गया कि भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया कि भारत के नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय प्रदान किए जाएंगे, समानता की गारंटी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने का भी क्या लिया गया? संकल्प लिया गया। तो ये था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे ही स्वीकृति मिली वैसे ही बोला गया कि संविधान निर्माण हेतु समितियों का निर्माण किया जाएगा।
तो संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर याद रखना है कि संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का निर्माण कब किया गया? जब उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो समितियाँ हैं जो संविधान का निर्माण करेंगी, इन समितियों को हम दो कैटेगरी में या दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक पहली वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्रक्रिया संबंधी समितियां। ठीक है, और दूसरी जो हमारी समितियां होंगी वो होंगी विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियां। तो जो संविधान निर्माण के लिए दो प्रकार की समितियों की स्थापना की गई। पहली कौन सी थी? प्रक्रिया संबंधी समितियां, और दूसरी कौन सी थी? विषय संबंधी समितियां। अब इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करना। तो इनका कार्य क्या था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे उन्हें सॉल्व करना था, उन्हें हल करना था। ये कार्य किसका था? प्रक्रिया संबंधी समितियों का। और विषय संबंधी समितियों का कार्य क्या था? संविधान निर्माण करना, या ये संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से प्रमुख कौन थी। तो जैसे यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्रक्रिया नियम समिति, पूरे ही लिख देते हैं, प्रक्रिया नियम समिति। फिर आ जाएगा आपका अधिकार समिति, फिर सभा समिति, फिर परिचालन समिति, फिर उसके बाद अगर देखें उर्दू एवं हिंदी अनुवाद समिति। तो ये जो समितियां थी, इन समितियों की अगर हम बात करें तो ये कौन सी समितियां हैं? प्रक्रिया संबंधी समितियां। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी संघीय संविधान समिति। ठीक है, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, और मूल अधिकार के बाद अगर हम एक और लिखें तो अल्पसंख्यक समिति। तो ये जो समितियां हैं जिनके हमने नाम लिखे हैं, ये कौन सी समितियां? विषय संबंधी समितियां। तो जो हमने अभी पढ़ा है उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो 13 दिसंबर को रखा गया। इस पर सहमति बनी 22 दिसंबर को, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और कहा गया कि अब संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारी समितियों की स्थापना की जाएगी। तो दो प्रकार की समितियां बनाई गई, एक थी प्रक्रिया संबंधी समितियां और एक थी कौन सी? विषय संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियों का कार्य था संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को हल करना, और जो विषय संबंधी समितियां थी वो संविधान निर्माण का कार्य करने वाली समितियां थी। अब इनमें हमने प्रमुख देख लिया, प्रक्रिया नियम समिति, सभा समिति, अधिकार समिति, और फिर परिचालन समिति, हिंदू एवं उर्दू अनुवाद समिति। यहाँ पर अगर हम देखें विषय संबंधी समितियों में कौन प्रमुख है? संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति। तो ये जो है ये विषय संबंधी समितियां हैं।
जब पहला लेक्चर हम पढ़ रहे थे कि संविधान सभा की पहली बैठक में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। और उसी दिन संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे? बी.एन. राव। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव ने। और बी.एन. राव की अगर हम बात करें तो बी.एन. राव ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 243 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे और 13 शेड्यूल थी यानी कि अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा संविधान का एक प्रस्ताव तैयार किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। अब जो ये प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? प्रारूप समिति की स्थापना की जाएगी। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं, इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई। तब यहां से हम किसको समझेंगे? प्रारूप समिति को समझेंगे। तो अब आपको प्रारूप समिति की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर किसको देखेंगे? प्रारूप समिति को। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान का एक मसौदा या प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। अब इस प्रस्ताव या इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति की हम बात करें, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एसएससी में इसका प्रश्न पूछा गया था पिछले साल की निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य है कि नहीं, और एमपीपीएससी में भी कई बार इसके प्रश्न पूछे गए और जनरल जो व्यापम के भी पेपर होते हैं उनमें भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब प्रारूप समिति, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई है। तो स्थापना ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को किसकी स्थापना की गई? प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो यहां पर अगर हम देखें तो संविधान को अंतिम रूप देना, ये इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? संविधान को अंतिम रूप देना। अब अगर हम यहां पर बात करें, समझें, तो इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो ये पूछ लिया जाता है। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अगर आप ये देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि प्रारूप समिति जो है इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7। तो ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम था प्रारूप समिति और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना की गई 29 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पर आपको पूरे सदस्यों के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। अब उसके बाद अगर हम देखें दूसरे सदस्य का नाम है गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक, कौन है? गोपाला स्वामी अयंगर।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर कौन आ जाएंगे, कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन है, कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद आ जाएगा के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। क्या गया, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या लिख देंगे, के.एम. मुंशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहीं पर नेक्स्ट जो नाम होगा वो होगा मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट जो नाम होगा वो क्या होगा, मोहम्मद सादुल्ला। फिर उसके बाद बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र, और फिर आ जाएंगे डी.पी. खेतान। ये आपको याद रखने हैं। तो जब स्टार्टिंग में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई, तब उसमें जो सदस्य थे वो ये सदस्य थे। पहले हमने कौन से लिखे, बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, पांचवें मोहम्मद सादुल्ला, छठवें बी.एल. मित्र और सातवें डी.पी. खेतान। तो अब यहाँ पर ये नाम आपको याद रखने, और ये नाम याद रखने बहुत ही आसान है। यहाँ पर प्रश्न अभी हम बताएंगे किस तरीके से पूछा जाता है और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो, अंबेडकर जी आपको याद रहेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब चाहे यहाँ कृष्ण बोल लें चाहे गोपाल बोल लें, तो कृष्ण को ही गोपाल बोलते हैं, तो कृष्णा स्वामी और गोपाला स्वामी, और कृष्ण को ही क्या बोला जाता है, कन्हैया बोला जाता है। तो कन्हैया लाल, कृष्णा स्वामी और गोपाला स्वामी। अब यहाँ पर हमने इनका सरनेम देखा था, क्या था, मुंशी, और मुंशी से ही निकाल लेंगे मोहम्मद सादुल्ला। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, मुंशी से निकाला मोहम्मद सादुल्ला। फिर ये दोनों अभी आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब जो बी.एल. मित्र होते हैं इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जब इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो ये जो है ये इस्तीफा दे देते हैं। ये क्या दे देते हैं, इस्तीफा। और जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो इनके स्थान पर नया सदस्य जो होता है वो नियुक्त किया जाता है, और नए सदस्य कौन बनते हैं, एन माधवन राव। ठीक है, तो एन माधवन राव जो होते हैं वो किसका स्थान लेते हैं, बी.एल. मित्र का। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बी.एल. मित्र का स्थान किसने ग्रहण किया, एन माधवन ने। अब जब पूछा जाएगा कि अंतिम रूप से सदस्य कौन थे, तो अंतिम रूप से सदस्य अब बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आ जाएंगे, एन माधव। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें, साथ में हमारे सदस्य हमने कौन लिखे थे, डी.पी. खेतान। तो अगर हम डी.पी. खेतान की बात करें तो डी.पी. खेतान की 1948 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर फिर से कृष्ण भगवान आ जाएंगे, और इनके स्थान पर टी. कृष्णमाचारी जो होते हैं इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दो सदस्य जो हैं ये प्रारंभिक सदस्य थे, अंतिम सदस्य नहीं। अंतिम सदस्य में किसका नाम आएगा, एन माधवन राव और टी. कृष्णमाचारी। तो अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतिम सदस्यों के नाम देखें तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन आ जाएंगे, बताइए, बी.आर. अम्बेडकर। फिर कौन आ जाएंगे, कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, फिर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, फिर यहाँ पे भी देख लीजिए फिर से कृष्ण आ गए, कृष्णमाचारी और एन माधवन राव। तो अब इन लोगों के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, किसका, हमारे संविधान का। और बी.आर. अम्बेडकर जो कि हमारे प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो बी.आर. अम्बेडकर ने यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 फरवरी 1948 को जो अपनी रिपोर्ट थी, जो अपना प्रारूप था, अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने क्या कर दी, सौंपी। ठीक है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कुल
315 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें आर्टिकल कितने थे? 315 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो ये आपको याद रखने, तो कुल 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ये रिपोर्ट इन्होंने कब दी? 21 फरवरी 1948। अब इस रिपोर्ट को लगभग 8 माह के लिए क्या किया गया? सार्वजनिक किया गया। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें ये रिपोर्ट दिखाई गई और उनसे बोला गया कि आप अपने विचार जो है इस पर प्रस्तुत करें। तब संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर बहुत सारी टिप्पणियां, आलोचना और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तब दोबारा से जो अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी ने 26 अक्टूबर 1948 को संशोधन करके पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये काम की चीज़ है। सबसे पहले इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी 21 फरवरी 1948 को किसको सौंप दी? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो राजेंद्र प्रसाद ने इस रिपोर्ट को संविधान सभा के अन्य सदस्यों के बीच रखा। उनसे बोला कि आप इस पर अपने सुझाव दें और कई लोगों ने उस पर आलोचनाएं व्यक्त करी, कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां करी, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। तो जो सुझाव, जो टिप्पणियां, जो आलोचनाएं आई थी उसके बाद B.R. अम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी पुरानी रिपोर्ट पर फिर से विचार विमर्श किया और इन्होंने अपनी नई रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत की। अब ये जो रिपोर्ट है इसकी प्रतिलिपियां किसको बांट दी जाएगी? संविधान सभा के सदस्यों को, और अब उस पर वाचन शुरू होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो संविधान सभा में जो वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे, हम उनका अध्ययन करेंगे और आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।